नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्विक रिवीजन सीरीज, जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। आप में से कई स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे इंडियन पॉलिटी डिस्कस करने को, तो आज की क्विक रिवीजन सीरीज में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, मतलब इस सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे और इस सब्जेक्ट्स में हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आधुनिक भारत के जो टॉपिक्स आपके रह गए हैं और आपने कमेंट बॉक्स में डिस्कस करने को बोला है, वो मैं कमिंग क्लास में जरूर डिस्कस करूंगी, उसकी चिंता आप लोग नहीं करेंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाली जो चीजें आपने बोली है, इवेंट्स को मैम एक बार समझा दीजिए, वो भी हम एक क्लास में कवर कर लेंगे। तो पहले चलिए आज की क्लास को पढ़ते हैं। आशा करती हूं कि क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर अच्छी रहेगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए, तो भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास आज स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं, और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। क्लास इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर 2 दिया गया है, उनमें से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी लेकर आया है, तो आप लोग टेस्ट सीरीज इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप कांटेक्ट करेंगे तो सारी डिटेल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करें। और अगर इस बुक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ऊपर 2 व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्या है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। किससे? 1892 के एक्ट से। याद रखिएगा, बजट पर बहस करने की शक्ति कब प्राप्त हुई थी? 1892 में। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। मैंने आपको जब आधुनिक भारत पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपके रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू हुई थी। और यहाँ पर आप याद रखेंगे, एलिजा एम्फे जो थे वो पहले चीफ जस्टिस भी अपॉइंट किए गए थे। अगर यहीं पर आपसे पूछेगा कि फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के थ्रू हुई थी, तो आप क्या बताएंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। दोनों चीज याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय पूछेगा तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 याद रखेंगे, और फेडरल कोर्ट की बात पूछेगा तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 याद रखेंगे, जिसको कि संघीय न्यायालय कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, दूसरा ही पॉइंट है, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं थी, दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था कब? यहाँ पर स्थापना की गई थी 1935 के में बोला गया था, और ये स्थापित कब हुआ था? 1937 में। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए हो सकता है प्रश्न को इस तरीके से पूछ ले। स्थापित किया गया था तो आप याद रखेंगे 1937 में, ये चीज याद रखिएगा। चलिए, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर नियंत्रण परिषद की स्थापना, नियंत्रण परिषद की स्थापना, ये आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के थ्रू आया है। जब भी हम पिट्स इंडिया एक्ट की बात करते हैं 1784 की, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, आपके आए थे। ये चीज याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अभी हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू, और एलिजा एम्फे का भी नाम आप याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया है। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तो यहाँ पर ये चार्टर एक्ट 1813 के थ्रू। क्लास अब 1813 चार्टर एक्ट की बात करते हैं, तो आप कुछ कुछ चीजें याद रखिएगा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपने देख लिया, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। ठीक है, फिर यहाँ पर आप याद रखिएगा कि एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए
आपके अलॉट किए गए थे किस एक्ट में? चार्टर एक्ट 1813 में। अभी हो सकता है आपका आगे प्रश्न इस पे बेस्ड हो, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है। यहाँ पर एक चीज आप और याद रखेंगे, वो ये याद रखिएगा आप कि अगर पूछेगा कि जो आपकी ईस्ट इंडियन कंपनी थी उसकी ट्रेडिंग पे जो मोनोपोली थी, एकाधिकार था, उसको किस एक्ट के थ्रू खत्म किया गया, ठीक है, वो चार्टर एक्ट 1813। लेकिन अभी भी इस एक्ट के बाद भी ईस्ट इंडियन कंपनी की मोनोपोली चाय के बिजनेस में, टी ट्रेडिंग में और चाइना के साथ ट्रेडिंग में थी। पूरी तरीके से अगर पूछेगा कि ईस्ट इंडियन कंपनी के कॉमर्शियल एक्टिविटीज को खत्म किस एक्ट ने कर दिया, पूरी तरीके से उसकी मोनोपोली खत्म कर दी, उसको कॉमर्शियल बॉडी की तरीके से रद्द करके उसको एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया, तो ये किस एक्ट के थ्रू हुआ था? तो ये 1833 के थ्रू हुआ था। अभी सारे प्रश्न आएंगे। यहाँ पर देखिए, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब हुई थी? चार्टर अधिनियम 1833 के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर अभी और डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी कब? 1919 के एक्ट के थ्रू, जिसको कि हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। क्लास, यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको रिवाइज कराऊंगी, थोड़ा सा इन सब टॉपिक से हटके इधर आइए। देखिए, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। पहले आपके गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे हुआ करते थे, ठीक है, जिसको मुंबई हम कहते हैं, गवर्नर ऑफ कोलकाता, इस तरीके के विभिन्न पद हुआ करते थे। इन सारे पदों को एक पद के अंदर लाके समेट दिया गया, मतलब एक सुप्रीम पद बना दिया गया, जिसको कि हम बोलते थे गवर्नर, देखिएगा ध्यान से, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये किस एक्ट के थ्रू किया गया? ये रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू किया गया, 1773 के एक्ट के थ्रू। मैंने क्या बोला? पहले आपके गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे, गवर्नर ऑफ मुंबई, गवर्नर ऑफ, ठीक है, कोलकाता, इन सब को एक के अंडर कर दिया गया, गवर्नर ऑफ बंगाल के अंदर, और इसका नाम रख दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यहाँ पे एक टर्म ऐड कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ये किस एक्ट के थ्रू किया गया था? ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू किया गया था। और अगर परीक्षा में आपसे पूछेगा कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, तो आप क्या बताएंगे? वॉरेन हेस्टिंग था। जो चीज मैं बता रही हूं उसको एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पर जनरल शब्द को ऐड किया गया। अब आगे चलकर यही जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको हमने कर दिया गवर्नर, एक जी का मतलब गवर्नर, दूसरे जी का मतलब जनरल ऑफ इंडिया, मतलब बंगाल टर्म को हमने हटा दिया और सामने कौन सा शब्द लगा दिया? इंडिया लगा दिया। ये चीज क्लियर हो गई। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था वो आपका हुआ किस एक्ट के थ्रू? चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू क्यों हुआ? क्योंकि चार्टर एक्ट 1833 वो एक्ट था जिसमें कि ईस्ट इंडियन कंपनी को पूरी कॉमर्शियल एक्टिविटीज, पहले वो कॉमर्शियल बॉडी की तरह कार्य करती थी, उसको खत्म करके उसको एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी गई, एक प्रशासनिक इकाई बना दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। और पहले अगर आपसे पूछेगा तो कौन थे, तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पर आप बताएंगे विलियम बेंटिक। क्या लिखेंगे? विलियम बेंटिक थे, ठीक है। अभी फिर से रिवाइज कराऊंगी तो समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हमने कर दिया वाइसरॉय, और ये किस एक्ट के थ्रू हुआ? ये हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू, ठीक है। और पहले जो वाइसरॉय आपके बने वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, याद रखिएगा। अब दिमाग में आएगा कि मैम इनको वाइसरॉय क्यों कर दिया गया 1858 में? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया वो आपका 1857 की क्रांति के बाद आया, जिसमें कि क्या बोला गया कि अब ईस्ट इंडियन कंपनी जो कि अभी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह, एक प्रशासनिक इकाई की तरह भारत में रह रही थी, अब हम उसको पूरी तरीके से उसकी पावर ट्रांसफर करते क्राउन को, ठीक है। अब से
क्राउन जो होगा वो सॉवरेन होगा, वो सुप्रीम होगा और आप सब क्राउन के अंडर आएंगे। ठीक है, तो ये पूरी क्रोनोलॉजी समझ में आई। ऐसे समझो, सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे, गवर्नर अभी भी हुआ, उसके बाद भी हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पे एक किसी को सुप्रीम गवर्नर बनाना था, तो सुप्रीम गवर्नर किसको बना दिया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। ठीक है, और यहाँ पर इसको किया गया रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट पहला ऐसा एक्ट है, मैंने आपको कहानी सुनाई थी अगर आपने आधुनिक भारत वाली क्लास देखी होगी, कि दिक्कत क्या हो रही थी क्लास, जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी वो तो खूब ट्रेडिंग कर रही थी, आराम से ट्रेडिंग कर रही थी, और ईस्ट इंडियन कंपनी के जो एम्प्लॉयज थे, जो वहां पे जो वर्कर्स थे, वो तो अमीर होते जा रहे थे, खूब अमीर होते जा रहे थे, लेकिन कंपनी बेचारी कर्जे में डूबती जा रही थी, मतलब कहीं ना कहीं करप्शन हो रहा था, समझ में आ रहा है। तो ईस्ट इंडियन कंपनी दौड़ के गई किसके पास? क्राउन के पास वहां पर। ठीक है, तो क्राउन के पास गई, हाथ पैर जोड़ा कि किसी भी तरीके से हमारी मदद करिए, हम डूब रहे हैं। क्राउन ने कहा हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन हम आपको रेगुलेट करेंगे। ठीक है, और रेगुलेट करने के बाद ही हर साल फिर चार्टर एक्ट आता गया 20-20 साल के अंतर में। ठीक है, इन्होंने कहा हम आपको रेगुलेट करेंगे, लेकिन तो ईस्ट इंडियन कंपनी कहती है ठीक है करिए। तो जब ईस्ट इंडियन कंपनी को रेगुलेट करना शुरू किया गया, तो जो अलग अलग गवर्नर थे उनको क्या किया गया? एक गवर्नर के अधीन लेके आया गया, वो गवर्नर ऑफ बंगाल थे। ठीक है, और गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट को क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो जनरल शब्द लगा दिया गया यहाँ पर। ठीक है, ये चीज समझ में आई। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आपके कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग बने। तो ये तो आपका रेगुलेटिंग एक्ट वाला हो गया। फिर 1813 में क्या किया गया? इनकी जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज थी, अब थोड़ा उसको मोनोपोली इनकी खत्म की जा रही थी क्राउन द्वारा। 1833 आते आते पूरी तरीके से इनकी मोनोपोली खत्म की गई और बोला गया आज से आपकी कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी, आज से आप एक प्रशासनिक इकाई की तरह कार्य करेंगे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह कार्य करेंगे। ठीक है, और अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाली पोस्ट थी उसको कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आपके बने विलियम बेंटिक। ठीक है, फिर इसके बाद 1857 की क्रांति हुई, रिवॉल्ट हुआ, हर जगह विद्रोह चल रहा था। तो अब जब विद्रोह हो गया तो विद्रोह को दबाने के लिए जब क्राउन आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में बोला गया अरे हमने आप पे अत्याचार नहीं किया, ये तो ईस्ट इंडियन कंपनी थी जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह, प्रशासनिक इकाई की तरह कार्य कर रही थी, ये आप लोगों को परेशान करते। अब चिंता मत करो, आप सब क्राउन के अंदर आते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थी, इसकी पोस्ट को हटाकर हम वाइसरॉय कर रहे हैं। अब वाइसरॉय कौन था? वो रिप्रेजेंटेटिव था किसका? क्राउन का। तो पहला वाइसरॉय आपका लॉर्ड कैनिंग बन गया। ठीक है, यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू एक और पोस्ट आई थी, एक वाइसरॉय की पोस्ट आई थी, एक आपका सेक्रेटरी की पोस्ट आई थी। ठीक है, तो ये अगर कभी पूछेगा परीक्षा में तो याद रखिएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता रही थी भारत में विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई कब? 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, जिसको कि हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किससे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया किसमें? चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम से। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित था किस पे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। यहाँ पर आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ये प्रोविजन कहां से लिया गया है? जहां पे आपके केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, डिवीजन किया गया है। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के थ्रू। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां दी गई थी किसको? गवर्नर जनरल को। अब क्लास यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जब भी हम बात करते हैं अपने संविधान में 7 शेड्यूल की, तो वहां पर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करते हैं, और आपको पता है हम 3 लिस्ट की बात करते हैं। हम एक संघीय
सूची की बात करते हैं जिसको कि हम यूनियन लिस्ट कहते हैं, मतलब हम यूनियन लिस्ट की बात करते हैं, हम स्टेट लिस्ट की बात करते हैं, राज्य सूची की बात करते हैं, और एक हम समवर्ती सूची की बात करते हैं ना। तो इस तरीके से डिवीजन किया गया है। पावर ऑफ डिवीजन की बात हम करते हैं 7th शेड्यूल में। यहाँ पर अगर कोई रेसिडुअरी पावर की बात करें, जो कोई अवशेष शक्तियां हैं, तो वो किसके हाथ में, अगर हम अभी की बात करें हमारे संविधान में, तो वो सेंटर के पास है। रेसिडुअरी पावर क्या मतलब, कोई भी ऐसा लिस्ट, कोई भी ऐसा मतलब आपका एरिया सब्जेक्ट जो कि आपके ना ही कॉन्करेंट में है, ना ही आपके सेंटर में है, ना ही स्टेट में है, तो उस सब्जेक्ट पे कौन लॉ बनाएगा, तो उस पे लॉ बनाने का अधिकार सेंटर के पास होता है, संघ के पास होता है। लेकिन यहाँ पर जब 1935 एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, हमारा भारत उस समय आजाद नहीं हुआ था, तो उस समय ये रेसिडुअरी पावर की शक्ति किसके पास हुआ करती थी, गवर्नर जनरल के पास हुआ करती थी, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां दी गई थी गवर्नर जनरल को। भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है देश के लिए लिखित संविधान, ये उसने प्रोविजन नहीं दिया था। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, मेन सोर्स है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। बर्मा भारत से अलग हुआ था किस एक्ट के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर देखिए वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था, कितने प्रांतों में, 8 प्रांतों में बना था मंत्रिमंडल। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, किसमें, इसमें प्रस्ताव किया गया था, याद रखिएगा। तो प्रस्ताव किसमें किया गया था, क्रिप्स मिशन में किया गया था कि एक निर्वाचित संविधान सभा होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो कि भारत के संविधान का निर्माण करे, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करे। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था, जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिकता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। देखिए क्लास, यहाँ पे इल्बर्ट बिल की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा इल्बर्ट बिल में क्या था कि जो यूरोपियन का जो केस था वो कोई भी भारतीय नहीं सुन सकता था, तो जुडिशियल उसमें भी एक भेदभाव चल रहा था। अगर किसी यूरोपियन पे केस है तो उसको एक इंडियन जज नहीं सुन सकता है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अगर वो बैठा रहेगा तो अगर उस विदेशी की मतलब उस यूरोपियन की गलती होगी तो उसको पनिशमेंट देगा। तो इस वजह से ये प्रोविजन नहीं था कि हम उसको केस को सुन सकते हैं, तो एक तरीके की आपके कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन था, तो उसी के बारे में इल्बर्ट बिल में था आपका। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था 10 लाख व्यक्ति। ये चीज याद रखिएगा, 10 लाख व्यक्ति पर एक रिप्रेजेंटेटिव आपका होता था। कैबिनेट मिशन के सदस्य आपके कौन कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे, जो कि हमने कई बार डिस्कस आपसे किया है। 1946 में आपका कैबिनेट मिशन आया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। देखिए प्रपोजल किस में दिया गया था, क्रिप्स में दिया गया था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो कि भारत के संविधान का निर्माण करे, और भारतीय संविधान सभा का गठन किसके थ्रू किया था, तो कैबिनेट योजना 1946 के थ्रू। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, कथन कारण देखते हैं। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। देखिए क्लास, यहाँ पर वेवेल प्रपोजल में ये बोला गया था कि कार्यकारी जो परिषद है आपका, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें हिंदू और मुस्लिम की संख्या जो होगी वो हम बराबर रखेंगे। ठीक है, लेकिन उसका मेन पर्पज ये नहीं था कि हम भारत का बंटवारा रोक सके। ठीक है, तो दूसरा आपका जो कारण दिया गया है वो गलत है। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में, ये चीज याद रखिएगा। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय सभाओं द्वारा, ये चीज याद रखिएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी।
भारत की संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी कब? 9 दिसंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था, कान ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो, बात सेम है, याद रखिएगा। 9 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, इंपॉर्टेंट डेट है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। ये चीज याद रखिएगा, आपको सारी डेट याद रखनी है क्लास की। पहला अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। अगर हम समय की बात करेंगे तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष की बात की गई है, तो यहाँ पर आपके हैं एच.सी. मुखर्जी। और अभी हमने डिस्कस किया है, अगर आपसे पूछेगा कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा संविधान सभा के आपके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? जो पहली बैठक हुई थी तो वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये चीज याद रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को फिर परमानेंट अध्यक्ष ने रिप्लेस किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। उपाध्यक्ष पूछेंगे तो एच.सी. मुखर्जी आप याद रखेंगे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य आपके कौन थे? के.एम. मुंशी थे, याद रखिएगा। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? वी.टी. कृष्णाचारी थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो आपकी जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा की प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। ठीक है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य कितने सदस्य थे? तो 6 सदस्य और थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? डेट याद रख लीजिएगा, 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार आपके कौन थे? ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? प्रश्न कई बार पूछा है, आप क्या बताएंगे? बी.एन. राव। ठीक है, बी.एन. राव का नाम याद रखेंगे जब एडवाइजर का नाम आपसे पूछेगा। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था किसने? ये आपके बी.एन. राव ने। ठीक है, बी.एन. राव का नाम आप याद रखेंगे। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया था कब? 22 जुलाई 1947 को, याद रखिएगा। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब? 26 नवंबर 1949 को। भारत संविधान लागू हुआ था कब? आपको पता है, हमारे रिपब्लिक डे के दिन 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने के निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि आपको पता है कि 1929 में लाहौर में एक सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसकी की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आज से हमारा जो रिजोल्यूशन है वो है पूर्ण स्वराज का, और आने वाले 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज दिवस की तरह मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस की तरह मनाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो हुआ कि 26 जनवरी को अब हम अपने संविधान को लागू करेंगे 1 महीने बाद। ठीक है, बनकर तैयार आपका 1 महीने बाद नहीं, 2 महीने बाद बनकर तैयार आपका 26 नवंबर को ही हो गया था। उसके बाद 26 जनवरी को आपका लागू किया गया था। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था कब? ये याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है,
इसीलिए हम इसे कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी कहते हैं। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहां से? मुंबई प्रेसिडेंसी से। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था और मृत्यु कब हुई? 1891 में इनका जन्म हुआ था, 1956 में इनकी मृत्यु हुई। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 1950 में। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बलम अंगीकृत एडॉप्ट किया गया था कब? 26 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श के परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश सरकार के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। मैंने आपको बताया था, यहाँ पे फेडरेशन की बात करते हैं, ऑल इंडिया फेडरेशन की बात करते हैं 1935 के एक्ट में, और फेडरल कोर्ट की भी स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी किसने? मौलाना आजाद ने। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, ये सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका। यह कथन किसने बोला है? ये आइवर जेनिंग द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट से रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में पूछते हैं, तो एक बार आप लोग इसको जरूर देखिएगा। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? ऑस्टिन द्वारा दिया गया है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं थी भारतीय संविधान सभा में। तो इतनी चीजें हमने डिस्कस की। अब क्लास यहाँ पर एक पॉइंट और मैं आपसे डिस्कस करूंगी, द्वैध शासन। ठीक है, कई स्टूडेंट इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि मैम द्वैध शासन वाली बात। देखिए, यहाँ पे जब भी हम डायरकी की बात करते हैं इंग्लिश में, ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि डायरकी आपका प्रोविंस में, प्रांत में किस एक्ट के थ्रू लगाया गया, तो आप याद रखिएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 के थ्रू डायरकी को प्रोविंस में लगाया गया, द्वैध शासन को। अगर पूछेगा सेंटर पर डायरकी कहाँ किस एक्ट के थ्रू लगाई गई, तो 1935 एक्ट के थ्रू, ये चीज याद रखिएगा, द्वैध शासन। देखिए, यहाँ पे द्वैध शासन में था क्या क्लास? यहाँ पर आपकी कार्यकारी परिषद, ठीक है, जिसको कि हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते हैं, और एक आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गई। लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपके मिनिस्टर्स होते थे, यहाँ पे मेनली आपके जो मंत्री होते थे वो भारतीय होते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, प्रोविंस में जो सब्जेक्ट्स थे उनको दो हिस्सों में आपके डिवाइड कर दिया। एक आपकी रिजर्व लिस्ट होती थी, एक आपकी ट्रांसफर लिस्ट होती थी। मतलब रिजर्व लिस्ट मतलब एक आपकी आरक्षित विषय होते थे, ठीक है, और एक आपके हस्तांतरित मतलब ट्रांसफर्ड लिस्ट होती थी। जो आरक्षित जो आपकी लिस्ट होती थी, विषय होते थे, ये सारे इंपॉर्टेंट विषय होते थे। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट विषय जैसे न्याय, पुलिस, भू राजस्व, सिंचाई, ये सब आपके किसमें आरक्षित उसमें विषय में शामिल थे। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, आरक्षित विषय कानून और व्यवस्था के अंतर्गत आते थे और इसमें न्याय, पुलिस, भू राजस्व, सिंचाई शामिल थे। ठीक है, और हस्तांतरित जिसको कि हम ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट कह रहे हैं, ट्रांसफर्ड वो कह रहे हैं, लिस्ट कह रहे हैं, इसमें आपके जैसे शिक्षा आ गई, सार्वजनिक स्वास्थ्य आ गया, सार्वजनिक कार्य आ गया, ये सब आता था। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, इन्होंने जो भी सब्जेक्ट्स थे उनको दो उसमें डिवाइड कर दिए। यहाँ पर जो भी आरक्षित थे, रिजर्व थे, जिसमें कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होंगे, उसमें कौन उसके पास, उसमें किसके पास पावर होगी? बताइए, किसके पास पावर होगी? यहाँ पर आपके गवर्नर के पास पावर होगी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पर आपके गवर्नर के पास पावर होगी और यहाँ पर उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास पावर होगी। ये जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, यहाँ पर देखिए, द्वैध शासन के सिद्धांत प्रत्येक प्रांतीय सरकार की कार्यकारी शाखा को सत्तावादी और लोकप्रिय रूप से जिम्मेदार वर्गों में विभाजित करना था। चलिए इसको हटाइए। यहाँ पर देखिए, पहला कार्यकारी परिषदों से बना हुआ था,
जिन्हें पहले की तरह ताज द्वारा नियुक्त किया गया था। कार्यकारी परिषद द्वारा, मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल होते थे। यहाँ पर गवर्नर को रिजर्व लिस्ट में एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ मिलकर वो डिसीजन लेता था, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके रिजर्व लिस्ट में रखे थे, रिजर्व किए गए थे इनके लिए। और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होते थे ना, आपके कार्यकारी परिषद के जो मेंबर्स होते थे, उनको कौन अपॉइंट करता था? उनको क्राउन अपॉइंट करता था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके यूरोपियंस ही हुआ करते थे। हस्तांतरित सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए हस्तांतरित मतलब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, तो इसमें गवर्नर द्वारा प्रांतीय विधायिका के निर्वाचित सदस्यों में से चुना जाता था। यहाँ पे जो निर्वाचित सदस्य होते थे या जो मंत्री आपके भारतीय थे, जिनको कि प्रोविंस द्वारा आपके चुना जाता था, वो आपके गवर्नर को एडवाइस करते थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में। तो ये चीज याद रखिएगा, इतना समझ में आ गया होगा तो बहुत है। बस परीक्षा में इतना डीप में नहीं पूछेगा, बस आपसे पूछेगा कि डायरकी प्रोविंस में 1919 एक्ट के थ्रू लगाई गई थी और इसको 1935 में प्रोविंस में अबॉलिश करके सेंटर पे लगा दिया गया था। डायरकी मतलब हमने विषयों को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिए थे। एक आपके ट्रांसफर्ड लिस्ट थी, जिसमें कि कम इंपॉर्टेंट वाले सब्जेक्ट्स रखे गए थे हस्तांतरित विषयों में। ठीक है, जिसपे कि डिसीजन कौन लेता था? गवर्नर लेता था, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होके। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में आपके भारतीय मंत्री हुआ करते थे। और दूसरी लिस्ट जो होती थी वो रिजर्व लिस्ट होती थी, जिसको कि हम क्या कहते हैं? आरक्षित लिस्ट। यहाँ पर वाइसरॉय जो गवर्नर जनरल था, जो जनरल था, वो आपका डिसीजन लेता था। और किसकी मदद से? बताइए, जनरल की बात करेंगे ना यहाँ पे, गवर्नर जनरल की, क्योंकि ये प्रोविंस की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो आपका गवर्नर होता था ना, गवर्नर डिसीजन लेता था और किसकी मदद से लेता था? यहाँ पे अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे। अगर किसी और भी चीज में दिक्कत होती होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं संविधान पर विदेशी प्रभाव। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? बताइए, यूएसए से लिया गया है। ठीक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। हमारा संविधान जो है वो सर्वोच्च है। जुडिशियल रिव्यू की बात करेंगे, यहाँ पर न्यायिक पुनर्विलोकन की बात अगर हम करेंगे, जुडिशियल रिव्यू, तो वो कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। फेडरल स्ट्रक्चर जो भारत में है वो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को इस बात में भिन्न है कि भारत में जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस है, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में आपके जुडिशियल रिव्यू नहीं है। जुडिशियल रिव्यू खाली भारत में है और यूएसए में है, याद रखिएगा। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए में है। भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के में समान रूप से जो लक्षण पाए जाते हैं वह है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ये भी याद रखिएगा आप। चलिए, भारत के संविधान, इसको हम डिलीट करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। हाँ, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची देन है किसकी? कॉन्करेंट लिस्ट की जब हम बात करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये कहां से ली गई है? इसकी ये प्रोविजन आपके ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी की बात की गई है। डीपीएसपी की संकल्पना आधारित है किस पे? आयरलैंड के संविधान पर। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा की प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित हुए थे किससे? आयरिश गणतंत्र से। ठीक है, याद रखिएगा। अब मूल अधिकार की हम बात करेंगे। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, ये कहां से लिया गया है? आपके यूएसए से लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो ये ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम से ही लिया गया है। आपात उपबंध की बात करें, इमरजेंसी प्रोविजन की बात करें तो ये जर्मनी से। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें, डीपीएसपी की बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये आयरलैंड से। विधि का शासन की बात हम करेंगे तो ये आपका क्या है? इंग्लैंड में से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से। ठीक है, फिर राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये आपका क्या? आपको पता है कि कभी कुछ एक प्रोविजन होता है जिसमें अगर राज्यपाल चाहे तो वो किसी भी बिल को रिजर्व कर सकता है। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए, प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, तो ये प्रोविजन कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। भारत का संघीय ढांचा वाला प्रोविजन कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है।
ठीक है। विस्तृत अभ्यनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से हमने डिस्कस कर लिया है। मंत्रिमंडलीय सरकार जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा, वो कहां से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध की बात करेंगे, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की, तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, कहां से? मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है। तो रूस के संविधान की बात करते हैं हम यहाँ पर, पूर्व सोवियत संघ की, ठीक है। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका संविधान के मॉडल से लिया गया है। अब क्लास यहाँ पर देख लीजिए, दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए के संविधान से लिया है और जो भारत का संविधान है वो सबसे लंबा है, सबसे बड़ा संविधान है, ये सही, लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा कहां से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से ली गई है। लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ था कहां से? ये अमेरिका से प्रारंभ हुआ था। इसमें बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे और वो यूके लगा के आए थे। आप याद रखिएगा कि लिखित संविधान का जो आरंभ है वो अमेरिका से हुआ था। हर जगह लिखित संविधान नहीं होता है, रिटन नहीं होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है हमारा संविधान लिखित ही हो, ये चीज याद रखिएगा। संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची की अब हम बात करते हैं। भारतीय संविधान में है मतलब 100 से अधिक आपके आर्टिकल्स, अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ठीक है, यहाँ पे बोला गया है तो 12 अनुसूचियां हैं, याद रखिएगा। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। सही है। अगर हम 9वीं अनुसूची की बात करेंगे तो इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया है, पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची की बात करेंगे तो ये आपके 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है, ठीक है, संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 11वीं की बात करेंगे जो कि पंचायत से रिलेटेड है, इसको 73rd से, और इसको 74 से जो कि म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है 12वीं अनुसूची को। तो क्लियर हो गया होगा आपको ये भी। चलिए, भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है 22 भागों में, 22 पार्ट्स हैं भारतीय संविधान में। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो ये आपके सिटीजन वाला जो प्रावधान है वो भाग 2 में है, याद रखिएगा। नागरिकता भाग 2 में है। मौलिक अधिकार की हम बात करेंगे, फंडामेंटल राइट की हम बात करेंगे तो वो पार्ट 3 में है। राज्य की बात करेंगे, स्टेट की बात करेंगे तो वो पार्ट 6 में है, याद रखिएगा। क्लास परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में बोला गया है, याद रखिएगा। नागरिकता की बात करेंगे, सिटीजनशिप की बात करेंगे तो ये पार्ट 2 में दिया गया है, भाग 2 में। मौलिक अधिकार की बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो ये भाग 3 में दिया गया है, पार्ट 3 में। प्रशासनिक अधिकरण की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पर आप याद करिएगा, यहाँ पे हमने आपको बताया था टेस्ट में, यहाँ पे अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करेंगे तो ये आपका 323A में है, ठीक है, याद रखिएगा। हमारे संविधान का वह भाग जिसमें 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है तो ये भाग 9 है, ठीक है, पार्ट 9 है। अगर हम अमेंडमेंट की बात करेंगे तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ये भी याद रखिएगा। अगर यहाँ पर आपसे पूछेगा कि डीपीएसपी में हमारे नीति निर्देशक तत्व में विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की बात किस आर्टिकल में की गई है, किस अनुच्छेद में की गई है, तो आप 40वां बताएंगे, ठीक है। और बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में आप याद रखेंगे। चलिए, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में उल्लेख है किसमें? यहाँ पे विधायी संबंधों की बात की गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में, ठीक है। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में वह अनुसूची जो राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है वो कौन सी अनुसूची है? वो आपकी फर्स्ट अनुसूची है, ठीक है। भारत के संविधान की 4थी अनुसूची किस चीज से रिलेटेड है? यहाँ पे राज्यसभा से, और वहां पे जो सीटों का आवंटन है, ठीक है, एलोकेशन ऑफ सीटों के बारे में बोला गया है। चलिए, यदि भारत के संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूची में जिस एक को अवश्य
संशोधित किया जाएगा वो कौन सा है, वो आपकी पहली अनुसूची है। क्यों की जाएगी ये भी आपको पता है, अभी हमने डिस्कस किया है। भारतीय संविधान की अनुसूची में वह अनुसूची जो राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, वो पहली अनुसूची है। तो अगर किसी भी नए राज्य का सृजन करना होगा तो किस अनुसूची में आपको अमेंडमेंट करना होगा, संशोधन करना होगा, पहली अनुसूची में। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए अनुसूची दी गई है यहाँ पर आपको, और फिर यहाँ पे विषय दिया गया है। चलिए तो एक एक को डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो पहली अनुसूची जो आपको दी गई है यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, चतुर्थ मतलब फोर्थ अनुसूची की बात यहाँ पर की गई है। यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की बात की गई है, सीटों की बात की गई है, एलोकेशन ऑफ सीट की। ठीक है, फिर षष्टम की बात करेंगे जनजातीय क्षेत्र की, अष्टम की बात करेंगे भाषा की, और नवम की बात करेंगे भूमि सुधार की। सातवीं अनुसूची की हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम शक्तियों के उसकी बात करेंगे, वितरण की बात करेंगे, जहाँ पे हम लिस्ट की बात करते हैं। आठवीं अनुसूची में हम भाषाओं की बात करते हैं। ठीक है, नौवीं अनुसूची की अगर हम बात करेंगे तो कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण की बात यहाँ की जाती है। 10वीं अनुसूची आपकी यहाँ पर दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता की बात की जाती है, एंटी डिफेक्शन लॉ। यहाँ पर देखिए राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया था 9वीं अनुसूची में। ठीक है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है समवर्ती सूची में, याद रखिएगा। समवर्ती सूची का विषय यहाँ पे आपको कई मामले दिए गए थे, उसमें से आपसे पूछा गया था कि कौन सा आपका कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो आपका आपराधिक मामला उसमें सही उत्तर था। भारत के संविधान की समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण है और परिवार नियोजन भी है। ठीक है, याद रखिएगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। यहाँ पर अब हम देखेंगे समवर्ती सूची में आपकी शिक्षा भी है, याद रखिएगा क्लास। शिक्षा जो प्रारंभ में शिक्षा जो थी वो राज्य सूची में थी, बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कर दिया गया। तो प्रश्न ये बना था कि शिक्षा जो कि प्रारंभ में राज्य सूची में थी उसे समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिया गया था, किस संविधान संशोधन द्वारा, तो आप याद रखेंगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। अब यहाँ पर देखिए कुछ विषय है और सूची दी है। वन की बात करेंगे तो वो समवर्ती सूची में आता है। डाकघर बचत बैंक की बात करेंगे तो संघीय सूची में। जन स्वास्थ्य की बात करेंगे तो राज्य सूची में। ठीक है, यहाँ पर देखिए केंद्र सूची में जनगणना आती है। अब क्लास यहाँ पर एक चीज में जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा अगर आपसे पूछेगा कि जनगणना, ठीक है, सेंसस की बात करेगा, जनगणना की बात करेगा, तो वो आपकी किस सूची में आ रही है, वो आपकी केंद्र सूची में आ रही है। ठीक है, सेंट्रल लिस्ट में आ रही है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करेगा, परिवार नियोजन की बात करेगा, फैमिली प्लानिंग की, तो ये आपकी समवर्ती सूची में आ रही है। ठीक है, सेंसस कराना किसका काम है, केंद्र सरकार का काम है, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल करना, फैमिली प्लानिंग करना, ये समवर्ती सूची में मतलब राज्य और संघ दोनों का कार्य है। राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था आती है। समवर्ती सूची में देखिए अब यही पूछ लिया, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अवशिष्ट विषय की बात करेंगे हम। ठीक है, तो ये आपको पता है जो रेसिडरी पावर होती है वो हमारे किसके पास होती है, केंद्र के अधीन होती है। जब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात किया था 1935, तो उस समय गवर्नर जनरल के पास होती थी। तो अंतरिक्ष अनुसंधान जो है वो आपके रेसिडरी लिस्ट में है। भारतीय संविधान के वे प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, तो शिक्षा की बात आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी दी गई है, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय में, पंचम अनुसूची में, ठीक है, षष्टम अनुसूची में और सप्तम। तो ये आपका यूपीएससी का प्रश्न था, तो उसमें थोड़ा सा घुमा के पूछा था। अब देखते हैं भारत के संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून की बात की गई है, वो आपकी कौन सी अनुसूची है, वो आपकी 10वीं अनुसूची। और अब मैंने आपको बताया किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको हमारे संविधान में ऐड किया गया, किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 52nd। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख है। संघ सूची की बात की गई है, यूनियन लिस्ट की बात की गई है, बैंकिंग, बीमा और जनगणना कंट्रोल समवर्ती सूची। वह विषय जो भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित है, रक्षा, ठीक है, वैदेशिक मामले और रेलवे। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में क्या आता है, रेलवे पुलिस आपकी राज्य सूची में आती है। पंचायती राज की बात करेंगे तो ये आपका स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है।
फिर उसके बाद वह विषय जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची समवर्ती सूची में शामिल है, तो दंड प्रक्रिया। ठीक है। विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित है किस विषय में, तो ये सब कॉन्करेंट में। मैरिज, ठीक है, डाइवोर्स, ये सब आपकी कॉन्करेंट लिस्ट में है, समवर्ती सूची में है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लेखित है, किसमें उल्लेखित है, 7वीं अनुसूची में। भूमि सुधार की बात करेंगे तो ये राज्य सूची का विषय है। भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विषय उपबंध है 5वीं अनुसूची में, याद रखिएगा। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है वो कौन सा है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ठीक है। यहाँ पर आप याद कर सकते हैं नो मनी इन एटीएम। ठीक है, नो मनी इन एटीएम। तो यहाँ पर नो मनी मतलब मणिपुर नहीं है। ठीक है, और सब आपका है। तो यहाँ पर आपका मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, लेकिन मणिपुर नहीं है। जब ये प्रश्न पूछा गया था कि 6वीं अनुसूची में किन किन जनजातीय क्षेत्रों को कवर किया गया है, तो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हुए थे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मणिपुर उनको नहीं आता कि मनी नहीं है इसमें। तो अब याद रहेगा नो मनी इन एटीएम। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध में किए गए हैं अनुसूचित जनजातियों के हितों में संरक्षण के लिए। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, यहाँ पे एक बार फिर मैं इसको इरेज करूंगी। हाँ, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है किसमें, अनुच्छेद 243 के थ्रू। ठीक है, आपको पता है। संविधान की 11वीं अनुसूची किस चीज से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के अंतर्गत आता है किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 117 में। ठीक है, याद रखिएगा। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है किसमें, अनुच्छेद 117 में। भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है 312 में। अब ये सब प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन ये वाला पूछेगा, 312 वाला पूछ सकता है, पूछता है भी, पूछ नहीं सकता, पूछता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 324 की अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद 324 की, तो यहाँ पे भारत के निर्वाचन आयोग की बात की गई है, इलेक्शन कमीशन की बात की गई है। ठीक है, 39A की बात करेंगे तो यहाँ पर समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है, फ्री लीगल एड्स की बात की गई है। 40 में मैंने आपको बताया है ग्राम पंचायत की बात की गई है, टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत। 44 में यहाँ पर आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए ये सारे पूछे जाते हैं और रिपीट भी होते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी रिवाइज करा रही हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। जहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी वहां पे एक्सप्लेन करूंगी, रिवीजन हो रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आशा करती हूँ आप लोगों के लिए क्लास हेल्पफुल होगी, क्योंकि मैं प्रयास कर रही हूँ कि जो भी पढ़ाऊँ वो आपको मदद कर पाए। ठीक है, ऐसे ही ना लगे कि बस क्लास ले लिया। तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 124 की बात करेंगे तो यहाँ पे संघीय न्यायपालिका की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, याद रखिएगा 124 याद रहेगा आपको। यहाँ पर देखिए आपको पता है हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। 5वीं में बात करेंगे तो नागरिकता की बात करेंगे। 352 में आकस्मिक प्रावधान की बात करते हैं, आपको पता है। नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं। 345 की विधायी शक्तियों का वितरण। अनुच्छेद 14 की बात करेंगे तो यहाँ पे समानता का अधिकार है। ठीक है, इक्वालिटी की बात की गई है। 36 में नीति निर्देशक तत्व है आपके, डीपीएसपी है। 74 में मंत्री परिषद है आपका। ठीक है, फिर 368 में संशोधन प्रक्रिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रोसीजर्स हैं। विधानता नए राज्यों को शामिल करने की अगर हम बात करेंगे तो ये आर्टिकल 2 से हम करेंगे। समता का अधिकार की बात करेंगे, राइट टू इक्वालिटी, तो ये 14 हो गया आपका। गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण की बात करेंगे तो ये अनुच्छेद 22 हो गया। फिर उसके बाद राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देना, एसेंट की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट के, तो ये 111 हो गया। ठीक है, आर्टिकल 54 की बात करेंगे तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की जाती है इसमें। 75 में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के नियुक्ति की बात की जाती है। 155 में 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की बात की जाती है। 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के नियुक्ति की बात की जाती है। यहाँ पर देखिए 323A में अगर हम बात करेंगे तो प्रशासनिक अधिकरण की बात करते हैं। 324 में
हम निर्वाचन की बात करते हैं। 330 में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण की बात करते हैं, ठीक है, रिजर्वेशन की। 320 की बात करेंगे तो लोक सेवा आयोग के कार्य की बात होती है। वित्त आयोग की बात 280 में की गई है, वित्तीय आपातकाल 360 में, ठीक है। और 352 की बात करेंगे तो राष्ट्रीय आपातकाल, और यहाँ पे 356 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति शासन, याद रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए कैग की बात की जा रही है, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, आर्टिकल 148। संघ लोक सेवा आयोग की बात करेंगे 315, याद रखिएगा, परीक्षा में रिपीट होते हैं ये सब प्रश्न। आपात स्थिति की घोषणा 352, राष्ट्रीय जिसको कि हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं ना, नेशनल इमरजेंसी। 215 में बात करेंगे तो यहाँ पर उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होना, ठीक है, यहाँ पे हाईकोर्ट वाला आ गया आपका। 222 की बात करेंगे किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। 226 की बात करेंगे विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, रिट इशू करने की। 227 की बात करेंगे तो सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, याद रखिएगा। 76 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल की बात करेंगे, महान्यायवादी की बात करेंगे। 331 की बात करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात करेंगे। कार्य करने का अधिकार, अनुच्छेद 41, कार्य करने के लिए सही और मानवीय राइट कंडीशन, वर्किंग कंडीशन की बात, तो ये 42 में, और 42 में ही आपके मैटरनिटी लीव की भी बात करते हैं, ठीक है, जो मात्र अवकाश मिलता है उसकी बात कर रहे हैं। बच्चों के लिए मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा की बात अनुच्छेद 45 में की गई है। यहाँ पर देख लीजिए भाग 9 की बात करेंगे तो इसमें क्या है, पंचायत है, ठीक है। 8 की बात करेंगे, भाग 8 की बात करेंगे तो यहाँ पे संघ एवं संघ राज क्षेत्र की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं। यहाँ पर 4th ए की बात करेंगे तो यहाँ पे मूल कर्तव्य है, और 9th ए की बात करेंगे तो नगर पालिका है आपकी, ठीक है, जो कि हमारा म्युनिसिपैलिटी है। पंचायत 9, नगर पालिका 9A, सहकारी समिति 9B, ठीक है, याद रखिएगा। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, यहाँ पर देखिए आपका 15 में निर्वाचन की बात की गई है, 16 में 16th में आपके कुछ वर्षों के संबंध में विशेष उपबंध है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका 17 में राजभाषा दी गई है, 18 में इमरजेंसी की बात की गई है, आपात उपबंध। तो थैंक यू सो मच क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। आज रिवीजन हुआ होगा आशा करती हूँ, मैंने पूरा प्रयास किया कि चीजों को आपको समझा सकूं, ठीक है, कि आपको समझ में आ सके अच्छे से और रिवीजन भी हो सके। क्विक रिवीजन सीरीज है तो जो मेन पर्पस है वो इसका फुलफिल हो सके। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, और किसी भी टॉपिक में अगर आपको परेशानी हो रही हो ना तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। उसकी चिंता आप लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, हम लोग इसी तरीके से आपको पूरा सिलेबस आपका रिवाइज करा देंगे। बस लेक्चर्स आपको अच्छे लगने चाहिए, आपके लिए यूजफुल होने चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो दोस्तों के बीच शेयर करिए, और खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। मैं फिर क्लास के अंत में एक ही चीज बोलना चाहूंगी, जैसे जैसे परीक्षा पास होगी आएगी वैसे वैसे आप हताश होंगे, ठीक है। आपको लगेगा आपकी तैयारी नहीं है, इस साल ड्रॉप करके अगले साल तैयारी करते हैं, और यही सबसे बड़ी भूल होती है। तो अगर आपके मन में ये बात आ रही है तो इसको छोड़ दीजिए, इस बात को प्लीज। ये जो बात मैं बोल रही हूँ सबके लिए नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए है, और जो नए बच्चे हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, पहली बार अपीयर होने जा रहे हैं, खासकर उनके लिए, उनके दिमाग में ये चलता है कि हमारा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है तो कोई बात नहीं, सिलेक्शन नहीं होगा। अगर ये सोच के चलोगे ना तो पंचवर्षीय योजना से बड़ी योजना तुम्हारी हो जाएगी। तो ठीक है, तो उस प्लान को ड्रॉप करो, अभी भी समय है। प्रीलिम्स में पॉइंट नंबर से भी क्वालिफाई होगा तो मेंस में अपीयर हो जाओगे। तो बिल्कुल भी मेहनत में अपनी ढिलाई मत करो, अंत समय तक पढ़ते रहो और चीजों को समझदारी से पढ़ो। पास्ट ईयर्स के पेपर्स लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। और ये क्विक रिवीजन सीरीज में जो भी आपको रिवाइज करा जा रहा है वो करो, मतलब एक समझदारी के साथ अपनी पढ़ाई करो। किताबी कीड़ा नहीं बनो अभी, ठीक है, क्योंकि अभी जब पीएचडी करनी होगी तो करना, अभी एग्जाम के बस थोड़ा सा समय बचा हुआ है, तो ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवाइज करने पे फोकस करो। अपने जो वीक एरिया है, वीक पॉइंट्स है, उनको ध्यान में रखो और उन पे फोकस करो थोड़ा सा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच क्लास, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, आपका दिन खूब मंगलमय हो और अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि मेंस में फिर हम लोग फिर मिले, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट क्लास।